नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का एजेंडा। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर। अगले आधे घंटे में हम ट्रैक कर रहे हैं आपके लिए उन बड़ी खबरों को जो दिन भर में होंगी डेवलप और आप पर डालेंगी असर। तो आइए सीधे रुक करते हैं आज के एजेंडे का। गैंगस्टर अतीक अहमद की हत्या के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने की कानून व्यवस्था की समीक्षा। न्यायिक आयोग करेगा हत्याकांड की जांच। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए सभी आरोपी। वाराणसी में आज से G20 से संबंधित 100वीं बैठक। 3 दिन की बैठक में 20 देशों के कृषि वैज्ञानिक लेंगे हिस्सा। बाजरा समेत प्राचीन अन्य अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान पहल। महर्षि पर भी विचार विमर्श का प्रस्ताव। हैदराबाद में आज से 3 दिन तक G20 देश करेंगे डिजिटल इकोनॉमी पर चर्चा। वहीं गोवा में हेल्थ वर्किंग ग्रुप की बैठक में होगी स्वास्थ्य से जुड़े तमाम पहलुओं पर बैठक। और आज के एजेंडे में सबसे पहले बात करते हैं अतीक अहमद के हत्याकांड को लेकर। तो गैंगस्टर अतीक अहमद और उसके भाई की हत्या के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में बैठकर पूरे प्रदेश की कानून व्यवस्था की जो स्थिति है उसकी समीक्षा की। इस बीच तीनों अभियुक्तों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया और सरकार ने न्यायिक आयोग का गठन कर जांच शुरू करने के आदेश दे दिए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रयागराज में अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या की जांच के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश अरविंद कुमार त्रिपाठी द्वितीय के नेतृत्व में 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन किया है। यह आयोग 2 माह के भीतर जांच कर अपनी रिपोर्ट शासन को सौंपेगा। इस संबंध में गृह विभाग ने रविवार को आदेश जारी किया। राज्य सरकार के प्रवक्ता के मुताबिक गृह विभाग ने कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 1952 के तहत 15 अप्रैल को प्रयागराज के संपूर्ण घटनाक्रम की विस्तृत जांच के लिए 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन किया है। न्यायिक आयोग 2 माह के भीतर पूरे प्रकरण की जांच कर रिपोर्ट शासन को सौंपेगा। आयोग उच्च न्यायालय इलाहाबाद के सेवानिवृत्त न्यायाधीश अरविंद कुमार त्रिपाठी द्वितीय के नेतृत्व में जाँच करेगा। 2 अन्य सदस्यों में पूर्व पुलिस महानिदेशक सुबेश कुमार सिंह और सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश ब्रिजेश कुमार सोनी होंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने गैंगस्टर अतीक अहमद और अशरफ की हत्या के बाद लखनऊ, प्रयागराज और 73 अन्य जिलों में धारा 144 लगा दी है। यह निर्णय राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए लिया गया है। पूरे राज्य में पुलिस हाई अलर्ट पर है। किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दे। अफवाह फैलाने वाले चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से या अदरवाइज उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसी को भी कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने की या उसको अपने हाथ में लेने की या उसको प्रयास करने की भी इजाज़त नहीं दी जाएगी। और सभी वरिष्ठ अधिकारी लगातार भ्रमणशील हैं, पेट्रोलिंग कर रहे हैं। सभी जिलों में, अलीगढ़ में, फिरोजाबाद में, मैनपुरी में, मथुरा में, हाथरस में, सभी जगह पर स्थिति शांतिपूर्ण है। सभी जनपदों में कुशलता है, सभी अधिकारी भ्रमणशील हैं और सभी लोगों से संवाद है और हम लोग पूरी तरह से अपनी गत्यात्मकता बनाए हुए हैं, पूरी तरह से आश्वस्त हैं, सभी कुशल। इस बीच हरिद्वार में भी सतर्कता बरती जा रही है। हरिद्वार के जनपद उत्तर प्रदेश की सीमाओं के साथ लगते हैं। इसको देखते हुए सतर्कता के आधार पर चेकिंग की जा रही है। हमारे यहाँ 4 धाम यात्रा भी शुरू होने वाली है और अन्य मेले भी चल रहे हैं। इसे देखते हुए पुलिस को अलर्ट मोड पर रखा गया है। उत्तराखंड में भी हरिद्वार में सतर्कता बरती जा रही है, क्योंकि हमारा उत्तराखंड की जो हरिद्वार के जनपद जो है उत्तर प्रदेश की सीमाओं से लगते हैं। इसको देखते हुए सतर्कता के आधार पर जो है चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा है। और चूंकि 4 धाम यात्रा भी शुरू होने वाली है, अन्य जो है मेले भी हमारे यहाँ चल रहे हैं, तो इसको देखते हुए अलर्ट मोड पर पुलिस को रखा गया और सभी को निर्देश दिए गए हैं कि बॉर्डर के साथ साथ जो हमारे रिहायशी इलाके हैं वहां पर भी गश्त और पिकेट बढ़ाई जाए। इसको देखते हुए जो हमारी ड्यूटियां लगाई गई।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल रात अतीक अहमद और अशरफ की हत्या के बाद से राज्य की कानून और व्यवस्था की स्थिति के बारे में नियमित अंतराल पर जानकारी ले रहे हैं। सभी जिलों के वरिष्ठ पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को शांति और कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के आदेश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने लोगों से किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान नहीं देने की अपील की है। उन्होंने कहा कि अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस राज्य के संवेदनशील क्षेत्रों में कड़ी निगरानी रख रही है और वाहनों की गहन जांच की जा रही है। प्रयागराज में चकिया, बेनीगंज और धूमनगंज सहित अन्य क्षेत्रों में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। इस बीच पुलिस ने बताया कि अतीक और अशरफ की हत्या में शामिल अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास रहा है और ये पेशेवर अपराधी हैं। इनके ऊपर कई धाराओं में मुकदमे पहले से ही दर्ज है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और इसी बड़ी खबर पर लगातार हमारे साथ हर अपडेट को लेकर लखनऊ से जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता रामेंद्र सिंह। रामेंद्र, अतीक और अशरफ की जो पूरी हत्या हुई है, इसको लेकर लगातार जो सियासी पारा है वो चढ़ गया है। हालांकि जो कानून व्यवस्था है उसे बनाए रखने का दावा कर रही है राज्य पुलिस, लेकिन यहाँ पर यह बात भी है, जो अभी जानकारी मैं पढ़ पा रही हूँ कि प्रयागराज के शाहगंज थाने में जो SHO है उनके द्वारा प्राथमिकी दर्ज की गई है इस पूरे मामले को लेकर। बिल्कुल, शाहगंज थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। जो तीनों लोगों ने हत्या की थी, 302, 307, 143, 148 कुछ और धाराएं हैं जो आपराधिक धाराएं, उनके तहत मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। और पूरे प्रयागराज में कल से लेकर आज तक शांति बनी हुई है। हालांकि इंटरनेट सेवाएं कल भी बाधित थी और 2 दिन आगे तक बाधित रहेंगी, लेकिन पूरे जो जिसको कहा जाता है कि अतीक अहमद का जो क्षेत्र था वहां भी शांति है, पूरे प्रयागराज में शांति है। कल हालांकि बाजार पूरी तरीके से बंद थे और इसमें पुलिस भी चाहती थी कि बाजार बंद रहे। उसका कारण ये था कि कोई ऐसे न्यूसेंस की छोटी भी घटना ना हो जो आग का काम करे, आग फैलाने का काम करे। और पोस्टमार्टम जो हुआ वो देर तक हुआ और जैसे अंधेरा हुआ तो शमशान के लिए ये दोनों डेड बॉडी ले जाई गई और उनको सुपुर्दे खाक किया गया। तो आज भी वहां नेट सेवाएं बंद रहेंगी, शांति है। पूरे उत्तर प्रदेश से भी कहीं एक भी अपनी घटना का समाचार नहीं मिला। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया कि रमजान का महीना चला है, तमाम धार्मिक आयोजन हो रहे हैं, तो कोई ऐसी स्थिति ना आए कि कुछ धार्मिक आयोजनों में अप्रिय स्थिति खड़ी हो। उसको लेकर निर्देश दिए गए अधिकारियों को कि कानून व्यवस्था पर कड़ी नजर बनाई रखी जाए और इस तरीके की किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए व्यापक बंदोबस्त किया जाए, कोई चूक न छोड़ी जाए। ये निर्देश सरकार की तरफ से दिया गया है। रामेंद्र, कई थ्योरीज जो हैं इस हत्याकांड को लेकर हम कह सकते हैं कि सुर्खियों में हैं और इसीलिए ये भी कहा गया है कि जो तमाम अफवाहें हैं उस पर ध्यान ना दिया जाए। इसमें ऐसा एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जो लगातार इस बात की तस्दीक कर रहा है या इशारा कर रहा है, जिसमें अतीक किसी को इशारा करता हुआ नजर आ रहा है। आखिर क्योंकि आप वहां पर मौजूद हैं तो किस तरह से और कौन कौन सी ऐसी हम कह सकते हैं सिरों को जोड़कर जो पुलिस है अपनी इस तफ्तीश को आगे बढ़ाएगी? अब देखिए, बड़ी बात यह है कि जो कई थ्योरी जा रहे हैं उनमें सबसे बड़ी थ्योरी ये है कि अतीक ने कुछ सफेद पोश लोगों का नाम लिया था, अतीक ने कुछ बड़े व्यापारिक घरानों का नाम लिया था। हो सकता है ये संभावना कही जा रही, क्योंकि कोई शूटर जो बात कर रहे हैं, जो थ्योरी दे रहे हैं, शूटर जो मोटिव बता रहे हैं, वो हत्या का तो आधार नहीं हो सकता है। इसलिए कोई पर्दे के पीछे ऐसी स्थितियां हैं, वो पुलिस जब इंट्रोगेट करेगी। अभी तो चूंकि 24 घंटे के अंदर न्यायालय में पेश करना होता, तो न्यायालय में पेश करके न्यायिक अवरक्षा में 14 दिन की अवरक्षा में जेल भेज दिया गया है। जब पुलिस कस्टडी में लेगी, उनसे बात करेगी क्या कारण थे, तो शायद सारी तस्वीर साफ होगी। लेकिन जो बात अपराधी बता रहे हैं, जो अतीक का मर्डर करने वाले बता रहे हैं, वो अकेली बात नहीं है। इसके इतर भी बातें हैं जो पुलिस इंट्रोगेशन में सामने आएंगी। तो कई थ्योरीज ऐसी चल रही है कि ये भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऐसे लोग रहे हो जिनको अतीक ने परेशान किया हो और उन्होंने देखा कि कमजोर स्थिति में अतीक के ऊपर हमला कराया हो। कुछ आपराधिक जो अतीक की जगह पर गद्दी अपनाना चाहते थे अपराध की, कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो उनको निपटाना चाहते हो। कुछ इंटरनेशनल जो कनेक्शन आ रहा था, ऐसी परिस्थितियां हैं कि ऐसा ना हो कि नाम ओपन हो बहुत सारे लोगों को, वो लोग निपटाना चाहते हो। इस तरह के 3-4 थ्योरीज हैं जो अतीक के मर्डर का कारण है। पुलिस इंट्रोगेशन के बाद ये सारी चीजें साफ होंगी कि वास्तविक क्या है और क्यों अतीक का मर्डर इन तीनों लोगों ने किया, लेकिन इंट्रोगेशन के बाद तय होगा। अच्छा, और रामेंद्र, ऐसा भी सुनने में आया था कि जो उमेश पाल है उसके घर की सुरक्षा बढ़ाई गई है, तमाम जो विपक्षी नेता हैं क्या उन्हें नजरबंद भी किया, इस तरह की भी खबरें सामने आ रही थी। इसको लेकर क्या जानकारी है?
कल जो विपक्षी नेता थे जो इस इशू पर बड़ा तल्ख जवाब दे रहे थे, उनको रोका गया क्योंकि एक छोटी सी घटना पूरे प्रदेश को जला सकती थी। बिल्कुल। कल्पना करिए अगर ये जो मर्डर हुआ ये किसी और सरकार में हुआ होता तो उत्तर प्रदेश का क्या हाल होता, प्रयागराज का क्या हाल होता है, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती थी। हमने कुछ लोगों से कल भी बात किया था, उन्होंने कहा जितनी शांति से सब कुछ हो रहा है ये होने वाला नहीं है, प्रयागराज जल सकता था। तो इसलिए सरकार ने वो सारे जो कदम थे वो उठाए और एक एक जगह पर, क्योंकि उमेश पाल के घर पे कोई ऐसी घटना न घटे, कोई गुस्से में कोई इजहार न करे, कोई छोटी भी घटना पूरे प्रकरण में तनाव दे सकती थी पूरे प्रदेश को। इसलिए उमेश पाल के घर में सुरक्षा बढ़ाई गई, कई अन्य जो उनके विपक्षी थे उनके घर में सुरक्षा बढ़ाई गई। पुलिस ने सारी एक्सरसाइज की थी कि कहीं से भी कोई ऐसी छोटी घटना ना हो जो बड़ी घटना का रूप ले ली। ये प्रयास सरकार और पुलिस ने किया सर। चलिए, तो रामेंद्र, आप स्थिति पर नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे इस पूरे मामले पर हम अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। अब बात करते हैं G20 की बैठकों को लेकर। प्रमुख कृषि वैज्ञानिकों की G20 बैठक आज से वाराणसी में हो रही है। खास बात यह है कि G20 से संबंधित ये 100वीं बैठक है। G20 विदेश प्रतिनिधियों के स्वागत के लिए यहाँ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को सजाया गया। 3 दिन की ये बैठक कृषि अनुसंधान, शिक्षा विभाग और कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से आयोजित की गई है। सदस्य देशों के लगभग 80 से ज्यादा विदेशी प्रतिनिधि इस बैठक में भाग ले रहे हैं। इस दौरान खाद्य सुरक्षा, पोषण, जलवायु, स्मार्ट कृषि, डिजिटल कृषि, सरकारी निजी साझेदारी सहित कृषि अनुसंधान और विकास के मुद्दों पर चर्चा संभव है। भारत की अध्यक्षता के दौरान G20 पहल के रूप में बाजरा और अन्य प्राचीन अन्य अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान पहल महर्षि पर भी विचार विमर्श का प्रस्ताव है। महर्षि का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष 2023 और उसके बाद अनुसंधान के क्षेत्र में सहयोग को आगे बढ़ाना और बाजरा के साथ साथ अन्य प्राचीन अनाज के बारे में जागरूकता बढ़ाना शामिल है। जो मीटिंग्स हुआ है, चूंकि 100 मीटिंग है, उसमें 12,300 से भी अधिक डेलीगेट 110 अलग अलग देशों से भाग ले चुके हैं। इसमें G20 जैसे आप जानते हैं, इसमें 19 देश और यूरोपियन यूनियन, जिसके साथ इस समय 26 देश हैं, ये सबका एक समूह है। और गोवा में G20 हेल्थ वर्किंग ग्रुप की बैठक शुरू हो गई है और स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। Thank you all and wish us all well. Thank you. Thank you, sir, for your opening remarks. Thank you, sir, and for opening remarks and specifically highlighting the guiding framework of India's G20 presidency. Excellencies, we are also joined here by Shripad Nayak, Honorable Ministers of State for Tourism and Ports, Shipping and Waterways, Government of India. I take this opportunity to request Honorable Minister of State for Tourism and Ports, Shipping and Waterways, Government of India to deliver his special address. Sir, the floor is yours, please, sir. Namaskar. Good morning to all. Dr. Bharti Pawar ji, Honorable MOS Health and Family Welfare, distinguished my colleagues and delegates of the second G20 Health Working Group. Being a native of Goa, myself, and as a Minister of Tourism on behalf of the people of Goa, I welcome you all to G20's second Health Working Group meeting. Goa is popularly known as a tourist paradise and confluence of the Indo-Portugal culture with its spectacular scenic beauty, cultural delights, and the tranquility of Goa will be a soulful experience to all of you to rejuvenate your mind and body. While Goa is a great tourist place, it is also promotes the spirituality and traditional Ayurveda. I would
therefore recommend the delegates to experience holistic traditional and Ayurveda therapies here in Goa. Colleagues, I would like to emphasize the age-old Indian philosophy of Atiti Devo Bhava, which means guest is God. This guiding principle reflects the spirit of hospitality deep ingrained in the Indian culture, where the guests are treated with utmost respect, care and warmth. As we delve into the second health working group, it is important to highlight the significant strides made by the Ministry of Tourism, Government of India in recent years, especially the aspect of health and wellness tourism. Allow me to share some fascinating data that reflects the remarkable progress of Indian health tourism. In the past 4 years, more than 1.8 million foreigners visited India for medical treatment, making it one of the top destinations for medical tourism. In 2021, the country ranked 10th in the world in the Medical Tourism Index compiled by the Medical Tourism Association. India boasts almost 600 globally and nationally accredited hospitals that provides the world-class treatment. India's ancient system of medicine have gained a global recognition for their holistic approach to health and well-being. I have been informed by my colleague at the Ministry of Health and Family Welfare that a yoga session has been planned for all the delegates tomorrow morning. I request and encourage everyone to participate, as yoga and meditation have gained the immense popularity worldwide for their powerful impact on physical, mental and emotional well-being. The Ministry of Tourism has been actively promoting this traditional system of medicine along with the other wellness practices to attract the health-conscious travelers from around the globe. Furthermore, in the wake of the ongoing global pandemic, health and safety have become the paramount in the health tourism industry. The Ministry of Tourism has been taking measures to ensure the health of tourists, including implementing the standardized protocol for the hygiene and sanitation across the various tourism facilities and services. These measures not only ensure the well-being of the travelers, but also boost the confidence in India as a safe and responsible tourism destination. As we gather here today, it is crucial to recognize the immense potential of tourism in promoting the health and wellness and its positive impact on the physical, mental and emotional well-being of travelers. By promoting health and wellness tourism, we can collectively contribute to a more holistic and sustainable approach towards global health. I am excited to hear from our esteemed speaker and participant as we engage in meaningful discussion on the various aspects of the global health architecture. I urge all of you to actively participate, exchange the ideas and explore where to unleash the full potential of this forum. Once again, I warm welcome to all of you. Thank you very much. तो G20 की जो बैठक चल रही है वर्किंग हेल्थ ग्रुप की, इसमें साफ तौर पर ये कहा गया कि किस तरह से मेडिकल टूरिज्म का जब हम जिक्र करते हैं और जो तमाम एहतियात बरती गई कोविड के समय में, चाहे हम कोविन प्लेटफॉर्म की बात करें, जिस तरह से वैक्सीनेशन ड्राइव चलाया गया, वो अपने आप में काबिल तारीफ था और तमाम अन्य देशों ने इस अनुभव को जानने की और समझने की कोशिश की है। किस तरह से अगर हम योग का जिक्र करें तो योग को घर घर तक पहुंचाया गया। हम लगातार जानते हैं कि 21 जून जिसे योगा डे के रूप में यूनाइटेड नेशन से भी मान्यता प्राप्त है, वो कैसे इसे
हमारी जिंदगियों में वापस जोड़ा गया। तमाम इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए जो पुरानी पद्धतियाँ थीं उनको कैसे आयुष ने इस कोविड का जब माहौल रहा कैसे उसे घर घर तक पहुंचाया, इसका जिक्र किया जा रहा है और कैसे अब इसे आगे भी और अपडेट, रिफाइंड और मॉडिफाइड किया जाएगा, उसको लेकर भी यहाँ पर चर्चाएं संभव है। बात करते हैं दूसरी बैठक को लेकर जो कि G20 डिजिटल आर्थिक कार्य समूह की है, जिसकी दूसरी बैठक जो है पहली हो चुकी है, दूसरी बैठक आज से हैदराबाद में 3 दिन तक चलने वाली है। बैठक में डिजिटल कनेक्टिविटी, कौशल, साइबर सुरक्षा, डिजिटल आधारभूत ढांचे के विकास सहित अन्य संबंधित मुद्दों पर विशेष रूप से चर्चा होगी। इस दूसरी बैठक में सदस्य देशों, आमंत्रित विशेषज्ञों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के 130 से अधिक प्रतिनिधि भाग लेंगे। तो अलग अलग बैठकें चल रही हैं। गोवा में स्वास्थ्य से जुड़ी बैठक है, वहीं हम बात करें हैदराबाद में तो यहाँ पर डिजिटल कार्य समूह जिसमें मल्टी ब्रॉडबैंड किस तरह से काम करने वाला है, कनेक्टिविटी, जो कनेक्टेड लोग नहीं है उनको कैसे कनेक्ट किया जाएगा, इस पर बातचीत है। वहीं कृषि की जो बैठक है, जो कृषि वैज्ञानिकों की बैठक है, वो वाराणसी में चल रही है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हरिकेश बहादुर गौतम जुड़े हुए हैं। हरिकेश, सुप्रभात आपको। हम ये बात जानते हैं कि ये 100वीं बैठक है और कृषि के लिहाज से वाराणसी में काफ़ी अहम है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात हरिकेश यहाँ पर ये है, हमने आपकी कई रिपोर्ट्स में भी देखा कि कैसे वैज्ञानिकता का पुट कृषि को बढ़ावा देने में, उसके आउटपुट को बढ़ाने में जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है। उस लिहाज से ये बैठक कितनी अहम मानते हैं, क्या कुछ होने वाला है यहाँ पर आज? देखिए आंचल, पहले तो बैठक शुरू हो चुकी है और अभी मुश्किल से कुछ मिनट पहले जनरल वीके सिंह जो केंद्रीय मंत्री हैं उन्होंने पत्रकारों से एक छोटी सी बातचीत की। उसमें उन्होंने कहा कि हमारे जो कृषि वैज्ञानिक हैं वो विश्व के श्रेष्ठ कृषि वैज्ञानिक हैं। तो इससे ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह से हमारे कृषि को विश्व स्तर पे एक मान्यता मिलेगी। और यहाँ पे जो वाराणसी में रखा गया है स्पेशली, वो एक महर्षि योजना के तहत जो मिलेट्स हैं उनके बारे में, जैसा कि जनरल वीके सिंह बता रहे थे हम लोगों को कि उनकी जो महत्ता है, उनके जो गुण हैं, उनके जो लाभ हैं, उसके बारे में हम लोग रखेंगे। और उनको जहां भी वो जा रहे हैं हम मिलेट्स खिला रहे हैं, तो इससे उनको स्वाद भी पता चलेगा कि किस तरह का होता है। इसके अलावा जो वाराणसी में खास इसलिए भी है कि यहाँ पर ईरी जैसा एक संस्थान है जो चावल के लिए, IIBR है जो सब्जी के लिए, और यहाँ पे जो आसपास की गंगा के किनारे जो जिले हैं वहाँ पे जो मिलेट्स हैं वो उगाए जाते थे, पहले पैदा किए जाते थे। लेकिन चूंकि जैसा कि मिनिस्टर साहब ने भी बताया और हम लोग भी जानते हैं कि गेहूं की पैदावार में चूंकि ज़्यादा अच्छी कीमत मिलती थी तो मिलेट्स लोगों ने पैदा करने बंद कर दिए। लेकिन जो G20 की अभी ये बैठक है, महर्षि योजना पर सहमति बनाई जाएगी जो G20 के देश हैं मिलेट्स के बारे में बताकर, तो उसका लाभ किसानों को ही मिलना है। और किसान जो है वो जो उनकी आय है मिलेट्स के द्वारा बढ़ाने की कोशिश सरकार कर रही है कि G20 में मान्यता दिला के हम निर्यात कर सकें जो मिलेट्स हैं, मोटे अनाज जिनको कहा जाता है। लेकिन अभी प्रधानमंत्री ने उसको श्री अन्न का नाम दिया है। तो चूंकि प्रधानमंत्री ने जो काशी को अपनाया, यहाँ से सांसद बने, तो एक खास चीज उन्होंने यहाँ से काशी से जो दी है वो है संकल्प से सिद्धि। यानी संकल्प जब वो लेते हैं तो उसको सिद्धि तक पहुंचाते हैं। और ये श्री अन्न का जो प्रधानमंत्री ने संकल्प लिया है उसको वो सिद्धि तक यानी कि विश्व स्तर पे पहुंचाने की कोशिश है। ये G20 की जो कृषि वैज्ञानिकों की यहाँ बैठक है, जैसा कि जनरल वीके सिंह भी बता रहे थे कि 130 देशों में ये मिलेट्स उगाए जाते हैं अपने अपने तरीके से, और इनके अपने फायदे भी हैं। जो मिलेट्स हैं वो हम उनको यहाँ पे मिलेट्स के जो अन्न के जो भोजन हैं वो कराएंगे। उनको जो देश के वैज्ञानिक आए हुए हैं, कृषि वैज्ञानिक जो प्रतिनिधि आए हुए हैं, उनको हम लगातार अपने देश में मिलेट्स से जो बने हुए भोजन है उनको करा रहे हैं। और उनके फायदों के बारे में भी चर्चा होगी जो अभी बैठक चल रही है, शुरू हो चुकी है। आंचल, बिल्कुल, तो पहली बार वो ये स्वाद चखेंगे और मिलेट्स को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कैसे पहचान दिलाई जाएगी, कैसे उसको खाद्य सुरक्षा और पोषण में शामिल किया जाएगा, उसके लिए भारत लगातार इन बैठकों के जरिए कोशिश कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया हरिकेश इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। तो तमाम बैठकें चल रही हैं, पर्यटन के लिहाज से, कृषि की बात करें, डिजिटल इकोनॉमी को लेकर और साथ ही साथ स्वास्थ्य को लेकर, इन तमाम बैठकों पर रहेगी हमारी खास नजर। लेकिन आज के अंजन में बस इतना ही। मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
आनुवंशिक विविधता